जी नाज़रीन, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? कई दिनों के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर हो गए सबा खराशी करने। आपको गुजरी हुई ईद मुबारक हो। नाज़रीन, बैलेट और बुलेट का मामला है, उस पर बात करेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की बात है, वो भी करेंगे, लेकिन बजट की बात भी करेंगे। नून लीग क्या कर रही है, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, पीटीआई क्या कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। चलिए पहले जरा नून लीग क्या कर रही है, पीटीआई क्या कर रही है, ये बजट के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। इस पर बात करेंगे नून लीग और पीटीआई क्या कर रहे हैं। बजट का मामला है नाज़रीन, कोई इसमें जो है वो ये तो कोई शक नहीं है कि बजट सख्त होगा, हालात सख्त है। आईएमएफ के साथ बात हो रही है। हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम उससे ये कह देते हैं कि दिखाई बजट बहुत ज्यादा है। ये नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए कि पाकिस्तान मखसूस हालात से गुजरा कई सालों से, वट एवर द रीजंस आर, उससे कतई नजर इस वक्त जो है वो सारी हुकूमत, सारी एस्टेब्लिशमेंट मिलकर पिछले कई सालों से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है। हमारे बच्चे हैं, वो मेरे और आपके बच्चे हैं, जो फौज में जाते हैं और वो सरहदों पर जान दे रहे हैं। भारत एक तरफ से साजिशें कर रहा है, हमने कई डोजियत दिए हैं। फिर दूसरी जानिब से अफगानिस्तान को भारत ने अपने साथ मिला लिया, क्योंकि अफगानिस्तान को भी पैसा चाहिए, और फिर तालिबान का तो ईमान ही पैसा है। और फिर तीसरी जानिब उनको बलूचिस्तान के अलादगी पसंद दहशतगर्दों को भारत की सरपरस्ती हासिल है, उनका भी ईमान पैसा है। वो बलोच दुश्मन है, बुनियादी तौर पर वो बलोच दुश्मन है। और उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तो दहशतगर्दी हो रही है, सिंध और पंजाब भी महफूज नहीं है, और इस तनाजुर में बहुत गड़बड़ हो रही है, और हम नबुर्दाजमा हैं इससे। और इसमें कभी कहीं हमारी पुलिस के जवान शहीद होते हैं, कहीं एफसी के जवान शहीद होते हैं, पाक फौज के जवान तो सरहदों पर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ ही रहे हैं, अंदरूनी मुल्क भी लड़ते हैं और जाम शहादत नोश करते हैं। आए रोज हम खबरें देते हैं, अपने बच्चों के लाशें उठा रहे हैं, और हम कह देते हैं कि जी दिफाई बजट कम कर दीजिए। डिफेंस स्पेंडिंग्स जो है वो, अगर हम उसका मवाजना करें भारत से, तो वो जो जीडीपी की परसेंटेज है, उस हिसाब से भी भारत की डिफेंस स्पेंडिंग्स का कोई मुकाबला नहीं है। वो बहुत ज्यादा है, उनके जीडीपी के रेशो में भी बहुत ज्यादा है। हमारे साथ तो उनका कोई तकाबुल ही नहीं है। हम बहुत मिनिमम उस पर डिफेंस बजट रखते हैं। मिसाल के तौर पर पिछली दफा 1700 अरब था, और अब आप ये देखिए कि अब हमारे यहाँ चूंकि 18वीं तरमीम है, तो उसमें वफाक और उसके अखराजात जो है वो तकसीम हो गए सूबों के। सूबों को हिस्सा चला जाता है ऑलमोस्ट 50% वफाक के पास आ जाता है। उसमें फिर उसको दिफा पर खर्च करना होते हैं, फिर उसको और बहुत सारे एक्सपेंडिचर है, फेडरल एक्सपेंडिचर अपना है, उसका तनख्वाहों का, आपका जुडिशियल सिस्टम है, आपका रेलवे सिस्टम है, अपना है, आपके पानी और बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसमें ये बड़ा इशू होता है। अब पानी और बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर जरा बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मैं बचपन से सुनता हूँ, मेरी उम्र 60 साल तकरीबन हो रही है। हम बचपन से ये सुनते हैं कि जी बिजली बचाइए अपने लिए और कौम के लिए। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, हम नहीं बचाते। तो बिजली की पैदावार पर हमें ज्यादा अखराजात करना पड़ता है। बिजली की जरूरत, अगर आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है और उसके साथ बिजली की जरूरत बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके यहाँ जो है वो इनकम आ रही है, आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ रही है, और आपकी पर कैपिटा स्पेंडिंग भी बढ़ रही है, यानी कुव्वत खरीद आपकी बढ़ रही है। लेकिन हमारे यहाँ कुव्वत खरीद कम हो रही है। बिजली हम जाए करते हैं, चोरी करते हैं, बहुत शिकायत है ये। वहाँ रावलपिंडी में मेरे मोहल्ले में कई लोग जो है वो ये करते हुए पकड़े जा चुके हैं, और भी अभी भी करते हैं। पूरे पाकिस्तान में ये होता है, बिजली चोरी हम ये करते हैं, टैक्स हम नहीं देते। अब होता ये है कि उसके नतीजे में फिर वो, एक तो पाकिस्तान का जो टैक्स का निज़ाम है उसको वैसे ही रिगोरस सिस्टम ऑफ टैक्सेशन कहा जाता है, लेकिन फिर आपको तो इनकम बढ़ानी है ना, तो फिर वो रिगोरस टैक्सेशन जो है वो यहाँ पावर सेक्टर में आती है, यानी गैस पर भी आती है, और बिजली पर भी आती है, और पेट्रोलियम पर भी आती है। तो ये कीमतें बढ़ रही हैं, इसके नतीजे में हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। अच्छा, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी नहीं, क्योंकि एक तो हमारे ये जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, जो एक्सपोर्ट कम्युनिटी है, इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके नतीजे में मुतासिर हुई हमारी एक्सपोर्ट्स। फिर हमें इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला भी करना पड़ता है। मुसाबकत के इस माहौल में हम यूरोपीय यूनियन हमें जीएसपी प्लस स्टेटस भी देता है, उनकी कुछ कंडीशनलिटीज होती हैं,
उनको हम वायलेट भी करते हैं सोसाइटी में, इंडस्ट्रियल लेवल पर। मुझे मुझे मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, 2 एक्सपीरियंस है। एक तो नाइकी फुटबॉल ले जा रही थी पाकिस्तान से, तो उनसे हमने बात की, मैं उसमें इन्वॉल्व रहा और वो फुटबॉल प्रोडक्शन रखी। उसमें एक किसी ने चाइल्ड लेबर की शिकायत कर दी थी, हालांकि वो चाइल्ड लेबर का बस एक ही केस था, वो इंडियन था शिकायत करने वाला, क्योंकि वो आते हैं उनकी सोशल ऑडिट करने के लिए। दूसरा ये कि कराची में एक तौलिया फैक्ट्री थी, उसके मालिक ये फरमाते थे कि मैं फैक्ट्री बंद कर दूंगा, मजदूरों को हुकूक नहीं दूंगा। और आपके यहाँ इसमें बहुत सारा इन्वॉल्व होता है इंडस्ट्रियल, उसमें वो ये कहते हैं कि जी कंडीशन ऑफ वर्क अच्छी होनी चाहिए, प्लेस ऑफ वर्क पर क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये सब सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करती है उसकी तरक्की में। तो इस वजह से भी ये हमारे प्रॉब्लम बढ़ते हैं और हम इस पर तैयार नहीं होते, तो फिर वहां से डंडा आता है तो फिर हम तैयार हो जाते हैं। अब इन तमाम चीजों में हमें फिर IMF के पास जाना पड़ता है। IMF की अपनी कंडीशनलिटीज होती है, वो कहती है इनकम बढ़ाओ। अब इनकम हम बढ़ाते हैं टैक्सेशन करके, हम उसका टैक्स बेस नहीं बढ़ा रहे। 43 लाख आदमी, 40 लाख आदमी जो है वो टैक्स नेट से बाहर है, उसको टैक्स नेट में लाना होगा ताकि ये पता तो चले ना कि वो उसकी इनकम कितनी है, डॉक्यूमेंटेड होगी अगर वो अपने टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। 10 लाख ट्रेडर वो है जो टैक्स सिस्टम से बाहर है, बराह रास्त। ये 3 साल पहले के फिगर थे, अब वो बढ़ गया होगा। और अगर वो टैक्स नेट से बाहर है तो आपकी टैक्स इनकम कम होगी। फिर हम एग्रीकल्चर टैक्स की बड़ी बात करते हैं। किसान जो है बेचारा वो बहुत टैक्सेस देता है, वो हर चीज खरीदता है उस पर टैक्स देता है, बहुत महंगी खरीदता है, DAP खाद, उसके अलावा पेस्टिसाइड्स स्प्रे करना, फिर थ्रेशर लेना है, फला लेना है, उसको कर्जा देना है, उसको ट्यूबवेल के अखराजात देने, उसको पानी लगाने के अखराजात देने, जिसको सिंध में ढल कहते हैं, पंजाब में आबियाना कहते हैं, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। गंदम की कीमत, अब ये जो नून लीग है इसके बारे में ये कहा जाता है कि जी ये किसान दुश्मन है। मैं नहीं समझता कि किसान दुश्मन होगी, क्योंकि उनको वोट लेना होते हैं, लेकिन उसकी जो पॉलिसीज है वो किसान उससे ज्यादा मुतासिर होते हैं। इस वक्त भी सारे किसान जो है वो ये शिकायतें कर रहे हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको देखना होगा। अब हमें इस दरमियान में जो एक बिगर प्रॉब्लम मेरी नजर में है वो ये है कि इस सूरत हाल को बुनियाद बनाकर अब अवैस नगारी साहब ने मोहम्मद मालिक के साथ बात करते हुए ये कहा कि जी वो जब बिजली की पैदावार कम होती है, बिजली का इस्तेमाल कम होता है तो फिक्स चार्जेस बढ़ जाते हैं, और फिक्स चार्जेस अब भी जो है वो उससे कम है, और वो फिक्स चार्जेस से इनकम भी कम है। उसको भाई लोगों ने ये ट्रांसलेट किया और एक ब्रेकिंग न्यूज फैला दी कि जनाब बड़ी यूं हो रहा है, आप पर जुल्म होने जा रहा है। ये मुनासिब नहीं है। अब वो वफाकी वजीर है, मैं उनको पसंद नहीं करता, मैं उनकी बहुत सारी पॉलिसी से खिलाफ करता हूँ। इवन ये कि जो ये ओवर टैक्सेशन है, डबल टैक्सेशन है, पीपुल्स पार्टी को मेरी इतला के मुताबिक, मैंने पीपुल्स पार्टी के लोगों से बात की तो उनका यही जो है सबसे बड़ा जो इतराज है वो रिपीट टैक्सेशन है, यानी पावर सेक्टर में खास तौर पर रिपीट टैक्सेशन है। आपका एक तो आपने कहा सरचार्ज, फिर आपने कहा सुपर सरचार्ज, फिर फिक्स सरचार्ज, तो इस तरह की रिपीट टैक्सेशन जो है ये प्रॉब्लम है उनके लिए। फिर आप सेल्स टैक्स लेते हैं, फिर उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लेते हैं, फला लेते हैं। अब हुकूमत ये कह रही है कि 1700 अरब रुपए सूबे हमें दें। ये हुकूमत और सूबों के दरमियान बातचीत चल रही है। अब जरूरी नहीं है कि ये अगर 1700 अरब सूबे कंट्रीब्यूट कर देते हैं तो फिर ये कोई मसला नहीं होगा। तो चीजों को जरा सोच समझ कर देखने की जरूरत है। कमेंट भी आप करें, लेकिन आप अफरा तफसी मत फैलाएं। ये जो ब्रेकिंग न्यूज हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर चल गया है, ये बहुत ही खौफनाक बात है। इससे माशरे में लॉलेसनेस पैदा होती है, और ये पाकिस्तान दोस्त नहीं है। ये अपनी सियासी मुखालफत में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो या हुकूमत के साथ मुखालफत हो, पीपल्स पार्टी से हो या नून लीग से हो या किसी और से हो, उससे ये मुखालफत में ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली बात है ये मामला जो है। तो इसलिए जो है इस पर इससे जरा गुरेज करना चाहिए। और हुकूमत, अब देखना हमें ये होगा कि बजट आता है तो क्या वो सरप्लस बजट होगा, क्या वो डेफिसिट बजट होगा, क्या डेफिसिट फाइनेंसिंग करना पड़ेगी, क्या बजट जो है वो इनकम जनरेशन बजट होगा, क्या बजट जो है वो टैक्स नेट बेस को बढ़ाने वाला बजट होगा, क्या बजट जो है वो टैक्स सिस्टम में को ज्यादा सख्ती से लागू करने का होगा, हम पर मजीद टैक्सेस बढ़ेगी, ट्रेडर को फायदा पहुंचाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा पहुंचाएगा, प्रोडक्शन सेक्टर को फायदा पहुंचाएगा। ये तो अभी आगे चलकर देखने की बात है ना। अभी से हम कहना शुरू कर दें ये मुनासिब नहीं है, और फिर हम वजीर खजाना को जिन अल्फाज में बुलाते हैं वो मुनासिब नहीं है। तो खैर अब इस पर काफी बात हो गई, बजट आएगा तो देखा जाएगा। और ठीक है, बजट सख्त होगा, इसमें कोई शक नहीं है।
और उसके जो फिगर्स आ रहे हैं वो भी जो है वो इतने खुशकुन नहीं है। लेकिन हुकूमत एफर्ट तो करेगी ना, क्योंकि उस हुकूमत नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो या पीटीआई को, उसने मेरे और आपके पास आना वोट के लिए। तो इस वजह से, और फिर हमारा किसी और को इन्वॉल्व करना, एस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करना, ये भी गैर मुनासिब है। इसलिए कि टैक्सेशन पर सारे मामला जो है वो तय कर रहे हैं, हम आवाजें किसी और को देना शुरू हो जाते हैं, ये मुनासिब नहीं है। और हम बुरा भला किसी और को कहना शुरू कर देते हैं। अगर वजीर खजाना जिम्मेदार है तो वजीर खजाना पर तनकीद की जाए, गालियां ना बकी जाए। वजीर पानी बिजली जिम्मेदार है तो उन दोनों को जो है वो बुरा भला कहा जाए, गालियां बुरा भला ना कहा जाए, तनकीद की जाए जनमन। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं जरा सियासी मामला की जाने। राना साहब गिलगित बल्तिस्तान के तनाजुर में और ये बजट के तनाजुर में कई दुर्सुल्तनी ले आए हैं। वो कहते हैं कराची में एक नया बलदियाती निजाम चाहिए। पहले आप ये जवाब दें कि पंजाब में बलदियाती निजाम क्यों नहीं है। पंजाब में बस एक चेहरा आप फिक्स कर देते हैं, यही सिस्टम की खराबी के बायस है। वो आर शहजाद साहब है नून लीग के, उन्होंने आज फहरिस्त जारी की है। वो रहते हैं डेनमार्क में, उन्होंने फहरिस्त जारी की है। वो कोई एक ग्रुप है, बेस्ट वे ग्रुप, उसके उस ग्रुप की कोई एक एनजीओ है, उसको उनके आर शहजाद साहब के बकौल 300 पंजाब में स्कूल उनके हवाले कर दिए गए हैं। यानी महकमा तालीम का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। वो सवाल उठा रहे हैं और पंजाब के वजीर जो है वो बहुत उसका तकाबुल कर रहे हैं कि जी बुजदार दौर में ये होता था। आप अपनी कारकर्दगी का जवाब दीजिए सिकंदर अयाज साहब। ये नहीं चलेगा कि आप किसी और पर डाल दें। आप इस वक्त हैं, अगर आप तालीम को प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो ये मुनासिब नहीं है। और हेल्थ सेक्टर पर पंजाब में कोई खास तवज्जो नहीं है। अभी पिछले दिनों में बहुत सारे वाकयात आए, तो नून लीग को और ये सारे बलदियाती निजाम से मुतालिक है। और अब पंजाब में अभी पिछले दिनों स्टार आया था इसी यही जो प्राइवेटाइज किए गए स्कूल, इन्हीं का, कि टीचर आपको चाहिए एमए पास, जिसको तनख्वाह आप देंगे 15,000 वो। और खैर वहां भी तनख्वाहों के लिए रो रहे हैं। वो जो साफ सुथरा पंजाब के मुलाजमीन है उनको 40,000 मिलती है, पढ़े लिखे लड़के कूड़ा उठा रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं वो जरा देखने की हैं। इसको जो है वो पंजाब हुकूमत को इनको एडजस्ट करना होगा। लेकिन ये बलदियाती निजाम होगा तो फिर ये सारी चीजें आप कर सकते हैं ना। आप अपना बलदियाती निजाम नहीं लाते। आज ही किसी ने रावलपिंडी कमेटी चौक का डाला है कि वो कूड़ा और उसको छुपा उठाने के बजाय उसको छुपा दिया है वो ग्रीन चादर लगाकर। आपसे ये जो कॉस्मेटिक्स अरेंजमेंट है इससे काम नहीं चलेगा। आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी होगी, सिस्टम बनाना होगा, जवाबदेही का निजाम बनाना होगा। ये तो कोई बात नहीं है कि सरकारी महकमे में सरकारी स्कूल जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो आप रिफॉर्म लाने के बजाय आप दानिश स्कूल ले आए। ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया भर में ये निजाम है। दुनिया भर में जो है वो तालीम के कुछ सिस्टम ने आपको वो इख्तियार करना होंगे। बहरहाल लेकिन बलदियाती निजाम अगर कराची में तो है ना, बलदियाती निजाम काम भी कर रहा है। अब कराची की सिचुएशन जो है वो पोलराइज सिचुएशन है। उसमें सोशल मीडिया पर जो चीजें आती हैं वो नाकाम, मैं तो उनको यकीन नहीं करता, इसलिए कि मैं खुद जाकर देखता हूँ तो ग्राउंड पर सिचुएशन कुछ और आती है। खराबी भी है, ऐसा नहीं है कि सब चीजें ठीक है, लेकिन रफ्ता रफ्ता काम हो रहा होगा ना। खराबी अपनी जगह, लेकिन निजाम वहां मौजूद है, काम भी कर रहा है। आप कौन सा निजाम लाना चाहते हैं? लाहौर में क्यों नहीं लेकर आते? ये मामला है। फिर जीपी का इलेक्शन है, वहां आप गड़बड़ कर रहे हैं। वहां आपने पंजाब पुलिस लगा दी, एफसी क्यों नहीं लगाई? एफसी फेडरल फोर्स है, जीपी फेडरल इलाका है, एफसी को लगाना चाहिए। पंजाब पुलिस का लगाने का मतलब ये कि वो जो बाकी जमातें हैं वो धांधली का इल्जाम आयद कर रही हैं। और ये पीपल धांधली में भी आता है। अमीर मकाम साहब वफाकी गुजरा वहां कैंपेन क्यों चलाने गए? ये भी अपनी जगह, ये शिकायत भी बजा है। पीटीआई वाले ये कहते हैं कि हमें उन्होंने गुस्से नहीं दिया। ये कानून है कि जो अरकान मुंतखब हैं उनको एनओसी लेना पड़ता है, तो उनको एनओसी लेना चाहिए था। बैरिस्टर गौर लेकर गए, उन्होंने कैंपेन चलाई। लेकिन जो गैर मुंतखब थे उनको तो जाने देना चाहिए था। भारत, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ कि ये जो मैंने कहा ना, नून लीग क्या कर रही है, पीटीआई क्या कर रही है, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। बिलावल राष्ट्र कैंपेन चला रहे हैं, वो नून लीग को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। नून लीग कराची को बुनियाद बनाकर फिर उसका जवाब गिलगित बल्तिस्तान में दे रही है। लेकिन साथ वफाकी वुज़रा जो है वो फंड लेकर पहुंचे हुए। और ये ट्रिपोल दांडी में तो जरूर आ जाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखना होगा। अभी एक फैक्टर ये है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो रीजन, उसके मसाइल होते हैं इस्लामाबाद से, तो लोग ये भी देखते हैं कि इस्लामाबाद में किसकी हुकूमत है। लेकिन पीटीआई एक बयानिया बना रही है कि जी हमें तो हमारी हुकूमत को रोका जा रहा है। पीटीआई के तो उम्मीदवार ही नहीं है, एक बात। दूसरा ये कि ये एक बड़ा फैक्टर है। इम्तियाज गुल साहब को मैंने ट्वीट में उनको जवाब दिया तो उन्होंने इस बात से एग्री किया।
और उन्होंने कहा मैरिड कोई नहीं है। इम्तियाज गुल साहब के अपने नजरियात है, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा फैक्टर है। कश्मीर में भी यही फैक्टर है। जीबी में कल है, कश्मीर में जो फैक्टर है उसमें जरा एक और खतरनाक बात आ गई है। जीबी में तो ये जो आपने पंजाब पुलिस पहुंचाई है, इसको अभी भी वक्त है विड्रॉ करके एफसी लगाई जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हालात को खराब करने की कोशिश भी हो रही है। कुछ जो सियासी अनासिर है उनकी जानिब से, वो आपके इतादी नहीं है, आपके मुखालिफ है। तो बहरहाल जीबी में मुझे ये लगता है कि शायद जो है वो आज काफ लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हुआ है, तो शायद नून लीग और काफ लीग नेक टू नेक हो। मेरे पास कोई, मैं वहां गया नहीं, ग्राउंड रियलिटी नहीं है, लेकिन जो आ रहे हैं वहां दोस्तों से बात करने के बाद जो आ रही है। कश्मीर का मामला जरा और है। कश्मीर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 9 जून को एहतजाज का ऐलान कर दिया है। 9 जून को ही क्यों किया है? 6 जून को भी कर सकते थे, 8 जून को भी कर सकते थे, इसलिए कि 9 जून से इंतखाबी अमल शुरू हो रहा है, कागजात नामजदगी। और ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है वो, उसका एहतजाज हमेशा पुरतशद्दुद होता है। हमेशा हम ये उनसे कहते रहे कि बैलेट को फौकियत दे, बुलेट ना चलाए। बुलेट में और बैलेट के मुकाबले में बैलेट को फौकियत दे, यानी मतलब है आप गोली पर क्यों एतबार करते हैं, आप मुंतखब अदारों पर एतबार क्यों नहीं करते। और इनका प्रॉब्लम यह है कि ये चाहते हैं कि जी कश्मीर की माजरीन की 12 नशीसें खत्म कर दी जाए। अब कश्मीर के माजरीन वो हैं जो उन लोगों की औलाद है जिन्होंने जाने कुर्बान कर दी, उनको फोर्सफुली वहां से यहाँ भेजा गया, वो मजबूर हुए। वहां लाखों खवातीन जो हैं वो मुतासिर हैं, हजारों खवातीन की अस्मत दरी हो चुकी है, लाखों लोगों की कब्रें बाजियाब हुई हैं, लोगों को गायब करके मार देती है भारतीय फौज। में सिटीजनशिप एक्ट तब्दील कर दिया है। उसका मुकाबला, उस जो है वो टेरिबल सिचुएशन का मुकाबला करने वाले कश्मीरियों की आवाज यहाँ पाकिस्तान के कश्मीर असेंबली में उठेगी तो कश्मीर का मुकदमा मजबूत रहेगा। हुकूमत ज्वाइंट एक्शन कमेटी को कहती है कि मुज़ाकरात करें, ज्वाइंट एक्शन कमेटी ना मुज़ाकरात में आती है ना ऑल पार्टी इसमें आती है। मुज़ाकरात कीजिए। मैं आपको सिंध की मिसाल देता हूँ। 1977 में मार्शल लॉ लगा। 1982-83 तक जब हम जवान और सिंध यूनिवर्सिटी दाखिला लेना चाहते थे तो मुझे तो इतना मसला नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे सिंधी दोस्त थे, लेकिन वहाँ एक सिंधी बच्ची, सिंधी लड़कियां भी वहाँ नहीं आती थी इस खौफ से कि वहाँ जो है वो लड़के बहुत फसाद बर्पा करते हैं। लेकिन उर्दू बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले ये भी डरते थे सिंध यूनिवर्सिटी जाते थे। फिर क्या हुआ? फिर 1985 का इलेक्शन हुआ, उसमें असेंबलियां बनी, कुछ अरसे में वो सेंटीमेंट कमजोर हो गया। फिर 88 का इलेक्शन हुआ तो सेंटीमेंट बिल्कुल खत्म हो गया। आज सिंध यूनिवर्सिटी जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहलाती है। ये फर्क होता है। आपने असेंबली में आए, असेंबली में अपनी आवाज उठाई, असेंबली में बैठकर बात करें। अगर असेंबली की अक्सरियत ये कह दे कि नहीं होनी चाहिए तो चले, आप ये फैसला भी करते। लेकिन आप ये सोचिए, मुझे कई कश्मीरियों ने राब्ता किया मकबूजा कश्मीर से, कश्मीरियों की औलादें क्या कहेंगी? कश्मीरियों की औलादें आपको कश्मीर कौस को नुकसान पहुंचाने वाला कहेंगी। इसी पर मैं आज का अपना प्रोग्राम खत्म करता हूँ। खुदा।